हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ पर। और आज बात करेंगे बेसिकली DSSB PRT 2022 का एग्ज़ाम, जो कि आपका मार्च में होना फाइनल हुआ है। और कहें तो एक महीना भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है हमारे पास, क्योंकि फरवरी में आप सभी को पता है कितने दिन होते हैं। 7 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट है, यानी कि 7 मार्च से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे और ये पूरा मार्च चलेंगे। वो आप डिपेंड करता है किसको कौन सी शिफ्ट मिलती है, कौन सा दिन मिलता है। तो बेसिकली हम तो यही मान के चलेंगे कि हमारा एग्जाम 7 को होने वाला है। पहली चीज तो ये दिमाग में बांध लो, ये मत सोचना कि मेरा एग्जाम सबसे लास्ट में होगा, मेरे पास तो 2 महीने हैं, मत सोचो ऐसा, क्योंकि आपको नहीं पता कि फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो किसका आ जाए, किसी को नहीं पता। तो सबसे पहली चीज तो यही बांध लो, अपने दिमाग में गांठ बांध लो इस चीज की कि आपको 7 तारीख ही मानकर चलना है अपना एग्जाम पेपर। ओके, तो यानी कि टाइम हमारे पास बहुत ज्यादा कम है। अब बात करें कि अब हमारे पास बचा 1 महीना। अब इस 1 महीने में क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखो, ये जो स्ट्रैटेजी है, यहाँ पे हार्ड वर्क से ज्यादा आपको स्मार्ट वर्क आपको यहाँ पर बेनिफिट देगा। ठीक है, सो हार्ड वर्क तो अभी तक आपने जितना भी किया है, अब आप उसको बदल नहीं सकते। आपका जितना हार्ड वर्क होगा उसी तरह से आपका स्मार्ट वर्क भी अब होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 महीना है। तो इस 1 महीने में हम क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या हमने कर लिया है, उसको कैसे एनालाइज करना है, ये सब आपको मैं बताऊंगी। ओके, सो हम कोई बकवास नहीं करेंगे, सीधे यहाँ पर अपने फोकस करेंगे अपने एग्जाम के ऊपर, मतलब जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। तो अब क्या पढ़ना है, अब क्या रिवाइज करना है, क्या एग्जाम पैटर्न है उसको समझना जरूरी है, कौन सी बुक्स पढ़ रहे हैं आप, किस स्ट्रेटजी के साथ काम कर रहे हैं, क्या टाइम टेबल बना रहे हैं, वो सब कुछ इस 1 महीने के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है तो। ओके, अगर आप सीरियस नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। ओके, तो पहली चीज तो मैं आपको सीधे एक पैटर्न के साथ चलूंगी, आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगी। इस वीडियो को एंड तक देखना, ताकि आपको दिमाग में थोड़ी सी आपकी स्ट्रैटेजी क्रिएट होगी। हाँ, आपको इस तरह से काम करना है, इस तरह से नहीं करना है। ओके, तो चलिए भाई देखते हैं कि मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, उसको ध्यान से समझना। अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने यहाँ पर नोट करी है जो आप लोगों को दिमाग में रखनी है। पहली चीज तो सबसे पहले मेरी यही है कि भाई अब तक आपने क्या किया। अगर अब तक आपने अपना सिलेबस कवर कर लिया है, अगर आपने अपना सिलेबस पूरा कवर कर लिया है तो वेल एंड गुड है, आई थिंक वो बेस्ट है। अगर आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, तो उसको हमें 2 से 3 बार रिवाइज करना है। अगर आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट करके 2 से 3 बार उसका रिवीजन ले लिया, डैम श्योर आपका नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये तो भाई उनके लिए है जिन्होंने प्रॉपर कंटिन्यूस स्टडी की है। तो बेस्ट है कि आप सिर्फ अपना रिवीजन पर टाइम दें। कुछ नई चीजों को पढ़ने में आप टाइम देंगे तो आप अपना रिवाइज नहीं कर पाएंगे, और उससे प्रॉब्लम क्या होगी कि आपको जो आता है वो भी भूल जाएंगे। तो बेसिक यही है कि अगर आपने सिलेबस कर लिया है, जो मोटा मोटा सिलेबस एक होता है वो आपने कर लिया है, सेक्शन ए सेक्शन 1 दोनों का, तो आप उसको रिवाइज करें। अब दूसरे तरह के लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सिलेबस कवर किया ही नहीं है, या फिर उन्हें 50% कवर किया है, 60% कवर किया है, 70-80 जितना भी आपका रेशो है। ओके, तो अब आप लोग क्या कर सकते हैं? देखो, अब आप, क्योंकि आपके पास भी 1 मंथ है और इन लोगों के पास भी 1 मंथ है, जिसने सिलेबस कर लिया है उसके पास भी 1 महीना है, जिसने सिलेबस नहीं किया है उसके पास भी 1 महीना है। तो इसमें क्या करना है? अब वही है भाई, देखो, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अगर ऐसे टाइम में पढ़ना चाहूँ तो मैं क्या पढ़ूंगी? सो मेरे यहाँ पर भी 4 to 5 आवर्स होते हैं, क्योंकि मैं रेगुलर स्टडी करती थी, तो कब भी करती रहती हूँ। और मतलब जितने भी चीज़ें मैंने की हैं, जितने एग्जाम्स क्लियर किए हैं, सब में 4 to 5 आवर्स जो स्टडी है वो मैंने एग्जाम के क्रूशियल टाइम में हमेशा दिए हैं। बहुत सीरियस वाले 4 से 5 घंटे ना, यूँ नहीं कि आप 4 से 5 घंटे बैठे हैं, 2-3 घंटे आप खिड़की की तरफ देख रहे हैं, कभी आपका ध्यान फोन में चला जाता है बार बार, ये वाली स्टडी की बात नहीं कर रही। तो भाई जिन्होंने सिलेबस नहीं कवर किया है, आपको अगर इन सिलेबस कवर्ड जिन्होंने सिलेबस कवर किया है इनके बराबर आना है, तो आपको अपना जो आवर्स ऑफ स्टडी है उसको डबल करना पड़ेगा। अगर ये लोग 4 से 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपको लगा लीजिए 9 से 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है। देखो, मैं ये नहीं कहूंगी कि ये बच्चे अब एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते, ये तो मैं कहूंगी नहीं, लेकिन ऑब्वियसली अगर मेहनत करोगे अब 1 महीने में भी तो भी कर सकते हो, क्योंकि मैं नहीं मानती कि कोई ऐसा बच्चा होगा जो सीरियसली तैयारी कर रहा है और उसने अब तक सिलेबस टच भी नहीं किया होगा, है ना। मोटा मोटा तो आप सभी ने थोड़ा बहुत कवर कर ही लिया होगा। तो सीधी सी बात है, सबका टाइम का अपना है कि आप लोग कितने घंटे की स्टडी करते हो। किसी को 2 घंटे में बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है, किसी को 10 घंटे में भी नहीं होता। तो ये ऑन एन एवरेज मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ, और मैं रेगुलर स्टडी करने वालों में से हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ। अगर मेरे लिए टाइम होता तो मैं 4 से 5 घंटे डेली पढ़ती, लेकिन अगर मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होता तो ऑब्वियसली आई विल स्पेंड माई 9 to 10 आवर्स इन स्टडी, अगर मैं कुछ भी और नहीं कर रही हूँ, वर्किंग नहीं हूँ या जो भी है, तो इतना। और आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना अब आपको कैसे करना है। नेक्स्ट इज ट्राई टू कंप्लीट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, अगर मान लीजिए अब तीसरा ऑप्शन ये है, अगर आप सिलेबस कवर कर ही नहीं सकते हैं तो आप क्या करेंगे? तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उठाना है। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत जनरल होते हैं, कुछ थ्योरीज आपको पता है, कोई पढ़नी, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है दोबारा। ठीक है, आप कुछ मोटे मोटे टॉपिक्स उठाइए, जैसे NEP हो गया, NCF हो गया, आपका
ठीक है, आरटी एजुकेशन एक्ट है उसके मेन पॉइंट्स हो गए, ठीक है, और उसके बाद जो आपकी टाइम टेबल हो गया या फिर सिलेबस करिकुलम, इनसे रिलेटेड चीजें होंगी, है ना, कुछ फिलोसफीज हो गई हैं, इस तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उठाइए जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं, उनको करेंगे, वेल एंड गुड होगा। ओके, तो नेक्स्ट चीज है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको स्किप करना ही नहीं है, चाहे आप पेडागोजी के लिए 100 मार्क्स की प्रिपरेशन करें या फिर पार्ट 1 की तैयारी की आप बात करें, यहाँ पे PYQP ये आपको कवर करने ही करने हैं, ये आपको स्किप नहीं करने हैं। तो मैं आपको ये कहूंगी कि रोज 1 से 2 घंटे तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर ही देखना है, अगर वो देखेंगे तो ही आपका एग्जाम क्लियर होगा, अदरवाइज आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ये राम बाण है, ये समझ लो, है ना, राम के पास बाण था ना, राम जी के पास, तो उसी तरह का बाण है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम्स हुए हैं, लास्ट में आपने देखे होंगे 18 के पेपर हो गए या 18 के पेपर हो गया, 19 के पेपर हो गए, सारे ही ऑनलाइन हुए हैं, तो आपके पास बहुत सारा मटेरियल है देखने के लिए कि किस तरह के पेपर जो है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं DSSB में। सो भाई इसको नहीं छोड़ना है, डोंट स्किप दिस, है ना, आगे डिटेल में बताऊंगी किसमें कौन सा क्या देखना है। मेक ए प्रॉपर टाइम टेबल टू बैलेंस द सब्जेक्ट्स। अब ये बैलेंस द सब्जेक्ट्स क्यों लिखा है मैंने, अगर देखो अब हर बंदे का अपना अलग अलग होता है, मान लो मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है ना, मेरी रीजनिंग भी अच्छी नहीं है, तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। अगर मेरा मैथ्स और रीजनिंग बहुत अच्छा है, मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है, तो मुझे हिंदी को ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आपको अपना जो टाइम टेबल है वो बैलेंस करना पड़ेगा अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो आपका अच्छा बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको आप थोड़ा कम टाइम दे सकते हो कि हाँ भी थोड़ा सा रिवाइज ही करना है, और जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसको आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। ओके, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको नोट करने थे। अब मैं आपको बताती हूँ कि पेपर जो आपको याद रखने हैं पेपर के टाइम पे, आपको ये दिमाग में रखना है अभी 1 महीने तक कि हम इस तरह का पेपर आने वाला है और इस तरह से मुझे तैयारी करनी है। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं एक बार पेपर की। तो पेपर आपका वही 200 मार्क्स का पेपर आने वाला है, ठीक है। सेक्शन 2 होंगे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 मैं आपको मानकर चलती हूँ। फर्स्ट जो पार्ट है वो आपका जनरल पार्ट होगा। जनरल पार्ट इसमें आपके 5 सब्जेक्ट आएंगे, आपका जीके होगा, रीजनिंग होगा, हिंदी होगा, मैथ्स होगा और आपका इंग्लिश होगा, ठीक है। तो ये पार्ट 1 हो गया। अब पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में आपका प्रॉपर कंप्लीट सीडीपी है या फिर पेडागोजी कह लीजिए, साइकोलॉजी कह लीजिए, इसके डिफरेंट नेम है, सब कुछ मिक्स होगा। तो 100 मार्क्स का ये और 100 मार्क्स का ये, यानी कि 200 मार्क्स का पेपर है। दूसरी चीज, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में अलग अलग क्वालिफाई होना जरूरी है। टोटल आपके 70 आने जरूरी नहीं है। दोनों में अगर जनरल कैंडिडेट है तो दोनों में 40 आने जरूरी है। एक बार अच्छे से बता देती हूँ। सपोज आपका सेक्शन 1 है 100 मार्क्स का, तो इसमें से अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो 40 आने चाहिए, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 35 आने चाहिए, अगर आप SC ST हैं तो आपके 30 आने चाहिए। सेम क्राइटेरिया यहाँ भी फॉलो होगा, यानी कि अगर आपके यहाँ पर तो 70 आ गए और यहाँ पर आप अगर मान लीजिए 35 पे ही रह गए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, भले ही आप मेरिट से ज्यादा नंबर ले रहे हैं। ओके, समझ में आई बात। तो दोनों सेक्शन को अलग अलग से क्वालिफाई करना इज मस्ट। पहली चीज, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के लिए आपके 0.25 डिडक्ट हो जाएंगे। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर यहाँ पर कट जाएगा। ओके, टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 200 है। टाइम कितना है, 2 घंटे का है। तो आप मानकर चलिए कि 1 मिनट के लिए आपको 1 क्वेश्चन भी नहीं करना, मतलब 1 मिनट भी नहीं मिल रहा आपको 1 क्वेश्चन के लिए, है ना। अब ये जो 120 मिनट है, ये 80 मिनट जो आपको एक्स्ट्रा चाहिए, भाई अगर मैं मानूं कि 1 मिनट तो मिलना चाहिए क्वेश्चन के लिए, तो ये 80 मिनट आप कहाँ से लाएंगे, ये आप इसी में से लाएंगे, सब्जेक्ट को बाइफरकेट करके। मान लीजिए हिंदी का सेक्शन है, हिंदी ऐसी चीज है जो पढ़ते ही आप आराम से कर सकते हैं। तो अगर 20 नंबर की हिंदी है तो उसमें 20 मिनट थोड़ी देना आपको कितने मिनट देने हैं, 5 से 6 मिनट में हिंदी कंप्लीट। जीके है 5 से 6 मिनट में जीके कंप्लीट। मैथ्स में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, उसमें 1-1 मिनट देना पड़ सकता है ना, वो एक अलग स्ट्रैटेजी है, वो मैं आगे बात करूंगी। तो वही ये थी जनरल चीज। एक चीज और जान लो, हर सेक्शन 20-20 नंबर का होगा, 20-20-20 करके। हर सेक्शन के बाद जब आप ये सबमिट कर दोगे, आप इस सेक्शन पे दोबारा नहीं आ सकते। अगर आपने यहाँ पे 14 ही क्वेश्चन करे हैं तो 14 ही करना, 14 ही करे हैं तो मतलब आपके 14 ही रह जाएंगे, उसमें से कितने गलत कितने सही वो कैलकुलेशन हो जाएगा। लेकिन आप सोचेंगे कि भाई 6 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, बाद में देखूंगा या देखूंगी, तो आप दोबारा नहीं आ पाएंगे, आपका ये सेक्शन यहीं ब्लॉक हो जाएगा। वैसे जनरल क्या होता है कि रीजनिंग से स्टार्ट होता है, रीजनिंग फिर जीके फिर मैथ्स, इस तरह से होता है, एक पैटर्न है DSSB का भी। तो ये मान लीजिए आपको अपनी स्ट्रैटेजी पहले से ही बनानी पड़ेगी कि मुझे कितना सेक्शन को टाइम देना है। ये जब आपका एग्जाम होने वाला होगा ना, 7 से पहले 2 या 3 को ये वीडियो आपको मिल जाएगी, ताकि आपको करंट याद रहे कि हर सेक्शन को अटेम्प्ट कैसे करना है, कितना टाइम देना है, ये हम वहाँ पे बात करेंगे। अभी हम थोड़ा सा आपके पेपर के अभी तैयारी की बात कर लेते हैं कि आपको तैयारी किस तरह से करनी है। ओके, तो ये मैं बता चुकी हूँ, सेक्शन 1 में आपका ये सब आएगा।
और सेक्शन 2 में आपका जो CDP है वो सेक्शन 2 है जो आपका 100 मार्क्स का ये भी 100 का ही है और दोनों में अलग से क्वालिफाई करना आपको जरूरी है। अब भाई बात करते हैं बारी बारी से एक सब्जेक्ट की जो इम्पोर्टेंट चीज है। रीजनिंग है 20 नंबर की, ठीक है। मेरा आपको सजेशन ये रहेगा कि अभी आप रीजनिंग के लिए कोई बुक पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ट्रिक्स वगैरह कर रहे हैं, अभी वो सब छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है। 1 महीने का टाइम है। 1 महीने के टाइम में अगर आप इस पूरे 1 महीने में डेली एक पेपर भी प्रीवियस ईयर का रीजनिंग का सोल्व करते हो तो मैं गारंटी लेती हूँ, सोल्व करते हो है ना, सोल्व करते हो और प्रॉपर टाइमिंग के साथ आप सोल्व करते हो कि हाँ भाई रीजनिंग का पेपर है, 20 मिनट में मुझे सोल्व करना है, बैठो टाइमर लगाओ और उसको पेपर को सोल्व करने बैठो। आपका जितना भी स्कोर रहे, बी फ्रैंक विद योरसेल्फ, ओके। सो इसको अभी भी अगर आप 20 पेपर भी सोल्व करके चले जाते हैं ना रीजनिंग के, तो आपके 15 प्लस आने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। मेरी बात मान लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो हैं उठाओ, उसका रीजनिंग सेक्शन उठाओ DSSB PRT का, भले ही आप TGT का उठा लो, मैं गारंटी देती हूँ अगर PRT के पेपर खत्म हो जाए तो TGT का उठा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं से कोई बुक नहीं पढ़नी है, उसको निकालना है और उसको सोल्व करना है। ये इतना मुश्किल नहीं होता कि आपको मैथ्स नहीं आता आप कैसे करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना तो आपको नॉलेज हो गया, आप टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं तो इतने तो रीजनिंग के क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। बाय चांस कोई क्वेश्चन नहीं मिलता है तो आप किसी की हेल्प ले ले, जो आपकी फ्रेंड हो या जो भी सर्कल में हो उनकी हेल्प ले लें, या फिर यूट्यूब पे वीडियोस देख लें अगर आपको कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो, ठीक है। रीजनिंग का आपका टारगेट वैसे तो 20 का मैं नहीं कहूंगी, लेकिन 18 प्लस का टारगेट आप रीजनिंग में रखो। आप रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें आप 18 प्लस का टारगेट रखोगे तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा करोगे पूरे पेपर में, क्योंकि देखो हर सब्जेक्ट के हर सेक्शन के आपको मार्क्स जो है आप इसे डिसाइड करने पड़ेंगे कि मुझे इतना इसमें लेना ही लेना। तो भाई रीजनिंग का टारगेट रखो 18 प्लस, मतलब ये है कि अगर 18 कर रहे हो तो 18 सही होने चाहिए, अगर 15 कर रहे हो तो 15 के 15 सही करके आओगे, 16 कर रहे हो तो 16 के 16 सही करके आओगे। अगर ये आपको एक्यूरेसी होगी जितनी ज्यादा उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाने इस 1 महीने में, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं मैथ्स की, है ना। सब लोगों की गले की हड्डी कह लीजिए, है ना। जो लोग SSC की तैयारी कर रहे हैं या जो लोग जो नॉर्मल एग्जाम्स की क्लैरिकल के असिस्टेंट की तैयारी करते हैं या फिर SSC की जो तैयारी कर रहे हैं, उनका मैथ्स ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग होगा आप सभी से, है ना। मैथ्स के टोटल क्वेश्चन आने हैं यहाँ पर 20। 20 में से जो SSC की तैयारी कर रहे हैं तो वो तो भाई लाने को 20 में से 20 भी लेके आ सकते हैं, बट बी वेरी फ्रैंक, क्या मैं सीधे कहूँ आपसे, तो ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे हर कोई 20 क्वेश्चन करके आता है। ये कोई हलवा नहीं है कि हर कोई यहाँ पे, क्योंकि DSSB का जो पेपर होता है ना वो लेंथी होता है, ओके। इसमें से आप ये लगा लो 10 से 12 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके शायद ट्रिक से होंगे, तो 8 के करीब ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो लेंथी होते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं ना, मेंसुरेशन और ये सारी चीजें होती हैं। हालांकि जिसको बहुत महारत हासिल है मैथ्स में वो तो फिर भी कर लेगा, लेकिन अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हैं, आप एवरेज हैं मैथ्स में, तो मेरी मानिए 12 से 14 क्वेश्चन कर लो, इनफ है, ठीक है। ये भी नहीं हो पाते तो 10 क्वेश्चन करके आ जाना, इनफ है मैथ्स में अगर आप करते हैं। अगर बाकी सब्जेक्ट्स आपके ठीक है, मैथ्स से डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल छोड़ के नहीं आना है भाई। अगर ये सोच के आओगे कि नहीं 20 में से हम तो करेंगे नहीं, छड़ेंगे नहीं, ऐसा मत करना। अब इसके लिए क्या करना है, अब तो जितने आपने पढ़ लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, उसमें से कुछ टॉपिक्स चूज कर लो। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, उसके बाद आपका क्या बोलते हैं एवरेज है, एवरेज से CI है, SI है, ये टॉपिक्स देख लो। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर उठाओगे कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे या फिर कुछ सम्स भी ऐसे होंगे, क्वेश्चंस भी ऐसे होंगे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। कुछ टॉपिक्स उठा लो, इनमें से मान लो आपने 8 से 10 टॉपिक उठा लिए, ठीक है। डेली उन्हीं टॉपिक्स को, मतलब 10 से 14 नंबर के बीच की फाइट है आपके लिए कि आपको इतने अटेम्प्ट करने हैं, है ना। बाकी 6-7 क्वेश्चन बच गए उनको छेड़ना ही नहीं है। देख लिया भाई ये तो मेरे से होगा नहीं, जो हो सकता है उस पर ही एफर्ट देना है, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, अगर प्रॉफिट लॉस लिया है तो प्रॉफिट लॉस की 4-5 टाइप कर लो, एवरेज का 4-5 टाइप कर लो, SI की 4-5 टाइप कर लो, CI के 2-4 ट्रिक सीख लो, जो आपको इजीली यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो 10 से 14 नंबर का यहाँ पर टारगेट ले लो, इनफ है मेरे हिसाब से, वो बिल्कुल ठीक होगा आपके लिए। तो मैथ्स में भी अभी यही है, अगर आपने पहले से नोट्स बनाए हुए तो फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हो, लेकिन ये सब तब है जब आपने थोड़ा बहुत मैथ भी किया हो, है ना। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने का कोई फायदा नहीं है। फिर भी अगर आपको बोर्ड मार्क्स के भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो भी आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये आपको मैथ्स में करना है, यहाँ भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर ही जाना है। अब बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश की मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी पैरामाउंट की बुक, ठीक है। मैंने ये फॉलो की थी पहले भी, ठीक है, जब मैं 2.5-3 साल पहले मैंने एग्जाम दिया था, जो भी है, ठीक है। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बुक, क्योंकि मैंने कम से कम 7 से 8 बार रिवीजन ली थी। तो अब 7 से 8 बार रिवीजन का मतलब आप समझते हैं, चीजें बिल्कुल दिमाग में घुट चुकी हैं, है ना। अब मुझे इंग्लिश टच करे बहुत टाइम हो गया, लेकिन स्टिल मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं मैं देखते ही लगा सकती हूँ इन चारों में से ये ऑप्शन ठीक है।
तो अगर आपने इंग्लिश ग्रामर, ऑब्वियसली मैं नहीं मानती कि किसी ने इंग्लिश टच भी नहीं की होगी, इडियम्स, फ्रेजेस, ऑपोजिट वर्ड्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सब आपको करने, ये रट्टे मारने हैं जस्ट। जितना आपने पढ़ लिया है ना, जिस जहां से भी पढ़ा है, अब ये मत करना कि नहीं मैं तो पैरामाउंट की बुक खरीदूंगा जाके, मैं तो इसकी बुक खरीदूंगा, JPH की बुक खरीदूंगा, ये नहीं करना है। जो बुक आपके पास है, जैसी भी बुक है, अगर आपने वो पढ़ी है, उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। अगेन 2 से 3 बार रिवीजन कर लो। इडियम्स हो गए, 1 सब्स्टिट्यूशंस हो गए, है ना, एरर फाइंड आउट करने हो गए, उसका रिवीजन कर लो 2-3 बार। अगर वो कर लिया आपने तो बहुत ठीक है। वैसे इंग्लिश का भी एवरेज स्कोर जो है वो 10 से 12 ही रहता है मोस्टली पीपल का। तो यहाँ पे अगर आप 15 भी ले आते हो तो आपके लिए इनफ है, जिसमें कि आपको एक फायदा ये है कि 5 नंबर का आता है आपका पैसेज, जो कि पिछले एग्जाम्स का पैटर्न रहा है, 5 नंबर का पैसेज आता ही आता है। अगर इस बार नहीं आया तो भी आपकी किस्मत है, लेकिन अगर आता है तो 5 में से 4 नंबर तो आप आराम से इजीली ले सकते हो यहाँ पैसेज से ही, है ना। तो 4 तो यहीं बन गए। अब थोड़े बहुत इतने भी आप बिल्कुल वो नहीं होंगे कि आपको बिल्कुल इंग्लिश में 2-3 ही क्वेश्चन आते होंगे ना। तो बात ये है, जो भी बुक अभी है आपके पास उसको पकड़ लो, उसको पढ़ लो, उसको रिविजन कर लो। रिविजन इज मस्ट गाइस, क्योंकि जो बच्चे कहते हैं ना कि इतना पढ़ लिया लेकिन भूल जाते हैं, वो इसीलिए भूल जाते हैं क्योंकि आप रिविजन नहीं करते हैं। रिविजन करेंगे तो डेफिनेटली 4 में से एक ऑप्शन दिमाग में जरूर स्ट्राइक करेगा। ओके, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का देखने का यहाँ पे फायदा ये होगा आपको कि आपको पता चल जाएगा कि किस किस तरह के क्वेश्चंस हैं ना। वैसे ज्यादा फायदा ये नहीं होता कि आप रट्टे मार लो तो वो आ जाता है, ऐसा नहीं होता है। ईवीएस इंग्लिश में इनके पास बहुत ढेरों क्वेश्चंस हैं, SSC के एग्जाम से ले लेते हैं, इधर से ले लेते हैं, उधर से ले लेते हैं। तो वो आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है कौन सा वर्ड आपके सामने टकरा गया, कौन सा एरर आपके सामने आ गया। ये टेंस सेंस हो गई, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गए, है ना, ये क्वेश्चन टैग्स हो गए, इन सबको आप एक बार रिवाइज जरूर करके जाएं। तो ये तो इंग्लिश के लिए हो गया। अब बात आती है हिंदी की। तो सेम मेरे पास हिंदी का यही है, हिंदी सबसे इजी है। हिंदी में एक एवरेज बच्चा भी 17 से 18 स्कोर कर लेता है। याद रखना, यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो ये सब्जेक्ट स्कोरिंग है। अगर आप इस स्कोरिंग सब्जेक्ट में 10 से 12 नंबर लेके आते ना, आपका नंबर नहीं आ सकता। आपको यहाँ पर हिंदी में जो है 18+ का ही टारगेट रखना है कि 18+ तो आपके आ ही जाए, है ना। 5 नंबर का अगेन यहाँ पर पैसे जाएगा, जो बहुत आसान होगा आपका। 4 नंबर तो एज इट इज ऐसे ही मिल जाते हैं आपको, और अगर आपको और एफर्ट्स करेंगे थोड़े बहुत तो आपके 5 के 5 नंबर भी आ जाएंगे उस पैसेज के अंदर। तो हिंदी भी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इवन 19-20 भी लोग आराम से ले आते हैं इस सब्जेक्ट में। तो हिंदी की जो भी बुक ली है आपने, मैंने अरिहंत पढ़ी थी, अरिहंत के अलावा और भी बहुत सारी मार्केट में बुक्स होती हैं। हिंदी ग्रामर की जो भी आपने बुक पढ़ी हुई है, आपके पास पहले से रखी हुई है, एक बार उसकी रिविजन अच्छे से करके जाना। ओके, तो ये आपका हिंदी का हो गया। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लेना, वैसे कुछ नहीं है, संधि समास ये सभी चीजें आती हैं। संधि आ जाएगी आपकी, विलोम शब्द आ जाएंगे, पर्यायवाची शब्द आ जाएंगे, तत्सम तद्भव आ जाएंगे, संधि विच्छेद आ जाएगा, पैसेज आ जाएगा, ये ही सारे काल आ जाएंगे, क्रिया आ जाएंगी, इस तरह की चीजें आएंगी। इससे ज्यादा कुछ भी आपका बढ़ के नहीं आएगा। तो ये आपको करना है। नेक्स्ट बात करेंगे जीके की। तो भाई जीके में सीधी पहली चीज तो ये है कि 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपको सीए के यानी कि करंट अफेयर्स के देखने को मिल सकते हैं। अगर आप वेल एंड गुड है, अगर आप डेली पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ते हैं तो अब मत उठाना, कोई फायदा नहीं है ना। करंट अफेयर पढ़ने जाओगे तो पता चलेगा आपको और टाइम चला गया है। जीके ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैं ये कहूंगी कि आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। किसी के सिर्फ 5-4 ही आते हैं, वो बहुत अच्छा कर रहा है पेपर में, लेकिन 4 ही नंबर लेके आया जीके में। तो जीके में आपने जितनी भी आपके पास फिलहाल जीके की जितनी भी नॉलेज है, जितना भी पढ़ा है आपने, उसी का यूज करना है, उसी को थोड़ा रिमेंबर करना है ना। कुछ लोगों का स्ट्रॉन्ग होता है, किसी की आर्ट साइड से अगर आप हो तो हिस्ट्री पॉलिटी में कुछ चीजें आपको याद रहती हैं, तो उसी से आपके 4-5 नंबर बन जाते हैं। तो मैं तो हमेशा क्या करती थी कि मैं थोड़ा रिस्क लेती थी जीके में हमेशा। अगर 20 नंबर का पेपर है तो मैं कोशिश करती थी 13 से 15 क्वेश्चन कराऊं। अगर मेरे मान लीजिए 4 या 5 क्वेश्चन गलत भी हो जाते थे, और एन एवरेज में 8 से 9 नंबर ले आती थी जीके सेक्शन में। इससे ज्यादा मुझे चाहिए भी नहीं थे, मुझे लगता है इतने मेरे लिए बहुत थे, कवर हो जाता था। सो अगर आप यहाँ पर 8 से 12 नंबर ले आते हैं जीके में तो ठीक है। अगर आपकी बहुत अच्छी जीके है तो बहुत बात अलग है, लेकिन इस सब्जेक्ट के पीछे ज्यादा आप यहाँ पर टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि ये बहुत वास्ट चीज है जिसको पढ़ने जाओगे तो बहुत आपका टाइम खराब हो जाएगा। ठीक है, तो जीके के लिए मेरी भी यही सलाह है। और एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेना कि कोई अगर ऐसे टॉपिक हैं, जैसे कि डीएसएसबी का एक पैटर्न है कि वो फेस्टिवल्स देता है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देता है, इंस्टीट्यूट देता है, जैसे रिसर्च राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, ये इंस्टीट्यूट कहाँ है, इस तरह की चीजें देता है। तो अगर ये 2-4 चीजें पढ़ी जा सके, नेशनल पार्क डेज इंपॉर्टेंट हो गए तो पढ़ लेना, अदरवाइज ज्यादा टाइम इसको देने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन यहाँ भी आपके 5 सेक्शन होंगे, लेकिन 5 के 5 सेक्शन जो क्वेश्चंस होंगे सेक्शंस में, वो सारे आपके साइकोलॉजी या पेडागोजी से आएंगे, है ना। अब इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट को ये है, इसी के बारे में आप लोग कंसर्न है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैडम NIOS से पढ़ाओ, कुछ कह रहे हैं कि मैडम कहीं और से पढ़ाओ, पर आप पढ़ाओ। देखो NIOS कोई रामबाण नहीं है कि NIOS में कोई बाहर से चीजें दे रखी हैं।
अगर आपने जनरल भी कोई बुक पढ़ रखी है ना, तब भी NIOS कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो बाहर से आ गई और आपको आता ही नहीं है। अब DSSB का पैटर्न क्या है, थोड़ा सा उसने हाई कर दिया अपना लेवल। उन 2019 के पेपर जो मैंने करवाए हुए हैं आपको, अगर प्रीवियस ईयर की मेरी प्लेलिस्ट देखोगे तो आप उसमें देखोगे कि क्वेश्चंस जो हैं वो एप्लीकेटिव ज्यादा है। वो डायरेक्ट आपसे थ्योरी के बारे में नहीं पूछ रहा है कि पियाजे ने 4 स्टेजेस दी थी, इस स्टेज में ये बोला था, ऐसा नहीं है। अप्लाई करना है कि पियाजे ने ये कहा था तो आज के एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से ये चीज क्या है, क्यों है, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा है। तो दिमाग लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जहां तक बात है DSSB स्पेशल क्लासेस की, तो वो मैं स्टार्ट करूंगी पूरे 1 महीने के लिए, जिसमें सिर्फ DSSB स्पेसिफिक पेडागोजी और साइकोलॉजी होगी। अब देखो, मेन बात यही है कि आपने साइकोलॉजी पेडागोजी का कितना सिलेबस कवर किया है। मैंने सिलेबस की एक वीडियो डाली थी मोटी मोटी, है ना, जो जो टॉपिक्स होते हैं DSSB से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड काफी वीडियोस डाली हुई हैं। अगर इस वीडियो से भी हेल्प ना मिले तो वो जरूर देख लेना। दूसरी चीज, मैंने अपनी चैनल की प्लेलिस्ट में पेडागोजी एंड साइकोलॉजी की एक प्लेलिस्ट डाली हुई है, जिसमें कुछ टॉपिक्स उसमें कवर किए हुए हैं। पियाजे कवर किया हुआ है, इंटेलिजेंस कवर किया हुआ है, वाइगोत्स्की कवर किया हुआ है, मोटा मोटा। पियाजे तो इतना अच्छा कवर किया है कि आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो छोड़ेंगे नहीं। वाइगोत्स्की भी बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, इंटेलिजेंस किया हुआ है, लैंग्वेज का भी एक सेक्शन किया हुआ है, तो वो प्लेलिस्ट आपके काम की है। दूसरा जो KVS पेडागोजी एक्सपर्ट सीरीज है, उसमें मैंने फिलोसफीज और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं, उसको देख लेना। दूसरी चीज ये है कि मैं एक सीरीज अब 1 महीने के लिए चलाऊंगी। उस सीरीज में सिर्फ DSSB के या तो पेपर्स कराऊंगी आपको प्रीवियस ईयर के, जो मेरा एक अलग से प्लेलिस्ट है। साथ ही साथ इसमें जो है मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लूंगी। ऑब्वियसली मैं राइटअप ज्यादा नहीं दूंगी, बोलूंगी ज्यादा, समझाऊंगी ज्यादा, वो सुन लेना। वो एक तरह की रिवीजन होगी आप लोगों के लिए कि 1 महीने आप एक बार वो वीडियो देख लेंगे तो शायद आपको उनसे हेल्प मिलेगी, है ना। मैं हमेशा NIOS को फॉलो नहीं करती हूँ, मेरे पास बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं साइकोलॉजी की, तो वो मेरे पास आई थिंक बहुत बेस्ट बुक्स हैं, उनमें है। लेकिन अब क्योंकि अब आपके पास सारी बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं है, मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि NCERT पढ़ो, काफी अच्छी बुक है। मैंने आपको अनीता वुल्फॉक पढ़ने के लिए कहा था, मैंने आपको लोरा ई बर्क पढ़ने के लिए कहा था, मैंने आपको NCF पढ़ने के लिए कहा था, मैंने आपको B.Ed की बुक्स भी पढ़ने के लिए कहा था, मैंने आपको NIOS पढ़ने के लिए कहा था। मैंने कहा था इनमें से कुछ भी पढ़ लो, सारी ही इंपॉर्टेंट है। प्लस मैंने कहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उनको देखो। अगर जो टॉपिक रह गया है तो उसके नोट्स बनाओ, चाहे गूगल करो, चाहे PDF डाउनलोड करो, कुछ भी करो। ये था, लेकिन ये अब के लिए नहीं कही। मैंने ये बात तब कही थी जब आपकी एडवर्टीजमेंट आई थी कि अब आपको तैयारी किस तरह से करनी है। अभी आप क्या कर सकते हैं कि अभी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो देखने ही देखने हैं, है ना। देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि 100 में से 50 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे आपके लिए जो ईजी होंगे। इजी कहने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा और आप आराम से कर सकते हैं। ओके, 50 क्वेश्चन इस टाइप के होंगे। अब बचे बाकी 50। इन बाकी 50 में से आपके 30 के करीब क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपको मुश्किल लगे, 20 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो मॉडरेट हो आपके लिए। अब इस पर भी डिपेंड करता है, कुछ लोगों के लिए 30 भी मुश्किल ना हो, है ना, बात वो नहीं है। बात यह है कि अब आपको करना क्या है। अब आपने जितनी पेडागोजी साइकोलॉजी पढ़ ली है उसको एक बार देख लेना कितना आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है। अब आपको लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के कि अरे भाई ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, तो बहुत जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको ही आपको कवर करना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के आप पढ़ने लग गए, उससे काम नहीं चलेगा। ओके, इसमें सेक्शन में, इस पर्टिकुलर सेक्शन में मैं आपकी हेल्प करूंगी, बिल्कुल करूंगी। 1 महीने के लिए मैं भी पूरी कोशिश करूंगी डेली आपको एक वीडियो प्रोवाइड करने की और डेली आपको अच्छे से अच्छे नोट्स देने की, ताकि आप उन वीडियोस को देख के आपको बेनिफिट हो। तो इसमें मैं आपकी इतनी हेल्प कर सकती हूँ। और आपने जो किया है उसको रिवाइज कर लो भाई, क्योंकि ये भी बहुत वास्ट चीज़ है, लेकिन इसको हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि ये 100 मार्क्स का है। अब आपको बात करें टाइम टेबल की, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, तो एक टाइम टेबल बना दो पार्ट 1 के लिए और पार्ट 2 के लिए। पार्ट 2 डेली पढ़ना है, यानी कि पेडागोजी साइकोलॉजी। मैं ये कहूंगी कि आइडियल टाइम है 2 आवर्स डेली, इसको 2 घंटे डेली पढ़ो। अब बचे आपके पास, मान लीजिए आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं, 2 घंटे आप यहाँ दे सकते हो डिफरेंट सब्जेक्ट को, 30 मिनट। अगर आप इससे ज्यादा टाइम बढ़ा सकते हो, मान लीजिए आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं, तो 5 में से यहाँ पे 2.5 जरूर दो, 2.5 यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपका ये सब सेक्शन अच्छा है तो यहाँ पे 2 ही दो, यहाँ पे आप 3 दे सकते हो। ओके, अब अगर मान लो आपकी कैपेबिलिटी है 6 घंटे की, ठीक है, तो यहाँ 2.5 ही दो, बाकी इधर दो। देखो, पार्ट 1 को जो है ना उसको इग्नोर मत करना। यानी कि अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि नहीं यही करेंगे, ये सब्जेक्ट है, इसमें तो बहुत कुछ आएगा। इससे क्या गलती होती है कि आप पार्ट 1 को जो है दरकिनार कर देते हो, जो कि बहुत एक माइनस पॉइंट मैं कहूंगी आपका। आपको वहां भी 60 प्लस लेने ही लेने हैं। देखो, इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक में ना 40 प्लस तो कोई भी ले आएगा, मुझे ऐसा लगता है। पेपर इतना मुश्किल भी नहीं होता। लेकिन ये जो पार्ट 1 है ना, इसमें सब लोग अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि यहाँ 60 प्लस और यहाँ 70 प्लस का टारगेट आपको रखना ही रखना है। मेरिट जो होगी आपकी वो 135 से 140 के बीच में जा सकती है, फुल एंड फाइनल चांसेस हैं आपकी। तो आपका टारगेट तो मान लीजिए 140 का ही है, आप ये मानकर चलिए। ओके, क्योंकि सीट कम है, कैंडिडेट ज़्यादा है,
तो आपको इससे लॉस हो सकता है अगर आप इससे कम का टारगेट लेंगे। दूसरी चीज नेगेटिव मार्किंग है, तो इतना स्कोर में एक्यूरेसी होना बहुत जरूरी है। फालतू के तुक्के नहीं मारने हमें, फालतू के तुक्के मारोगे तो फिर काम खराब हो जाएगा। लेकिन हाँ, थोड़े बहुत मारने भी पड़ेंगे। अगर आप सोचो आपको सिर्फ 120 ही क्वेश्चन आते हैं, भाई 80 क्वेश्चन का छोड़ दोगे कैसे? ऐसे थोड़ी छूटते हैं। साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आराम से आप गैसिंग कर सकते हो। 100 में से अगर आपको 70 क्वेश्चन करने हैं गैस के बेस पे भी, मान लीजिए 60 आपको आते हैं, 10 आप आराम से गैस लगा सकते हो, या 15 to 20 भी गैस लगा सकते हो। यहाँ पे ठीक होने के चांसेस ज्यादा होंगे। फर्स्ट पार्ट में ज्यादा तुक्केबाजी मत करना, क्योंकि वहां पे आपके गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जहां आपने पढ़ा हो ना चीज और वहां पे आपको एप्लीकेटिव बेस होता है, तो वहां पे आपकी गैसिंग जो होती है वो ज्यादा बेटर हो सकती है। ठीक है, तो ये है कि टाइम टेबल बना लो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप कितना पढ़ सकते हो, कितना नहीं पढ़ सकते हो। तो उस बारे में तो बहस करने का फायदा नहीं है। मैं अलग हूँ, आप अलग इंसान है, तो इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, और पेडागोजी साइकोलॉजी में आपकी हेल्प करूंगी, इसमें वीडियोस डालूंगी। इसके अलावा मेरे चैनल पर जितने भी वीडियो साइकोलॉजी, पेडागोजी, KVS एक्सपर्ट सीरीज या जो भी हैं, या जो भी मैंने पेडागोजी के क्वेश्चंस कराए हैं, CDP के क्वेश्चंस कराए हैं, वो सारे ही हेल्पफुल होंगे। ट्रस्ट मी, वो सारे ही बहुत हेल्पफुल होंगे। ये मत सोचना ये तो KVS का था, KVS क्या बाहर से उतरा थोड़ी है, उसमें भी तो साइकोलॉजी पेडागोजी है ना, ये सिलेबस आपका चेंज नहीं होगा। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। एंड वन मस्ट एक चीज है, HW मीन्स हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस में स्मार्ट वर्क, है ना। अब स्मार्ट वर्क ज्यादा चलेगा। अब जो टाइम मैनेजमेंट है, टाइम का बंटवारा है, वो कर लो, क्योंकि उसी से ही पेपर सोल्व होगा आपका, है ना। और कंटिन्यूस रहना। अब 1 महीना है, इस 1 महीने में अपनी कंटिन्यूटी दिखा दो। खाना पीना छोड़ने की नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ थोड़ा सोना कम कर दो। 6 से 7 घंटे आपकी इनफ है नींद। आपका जो बेस्ट टाइम आपको सुटेबल हो कि आपको मॉर्निंग में पढ़ना अच्छा लगता है, आपको शाम को पढ़ना अच्छा लगता है, आपको दोपहर में लगता है, जैसा लगता है वो लगाओ, लेकिन अपनी मेहनत करो। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।